हेलो एवरीवन। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में स्थापित होने वाले एक छोटा किंतु परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुंग वंश को देखेंगे, जहां से प्रायः प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि शुंग वंश से संबंधित आपको पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और अगर प्रारंभिक परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाएं तो आप उत्तर देने की स्थिति में होंगे। मौर्य साम्राज्य की अगर एक लाइन में हम लोग बात करें तो हम सब जानते हैं कि भारत में पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में हुई थी और चाणक्य के मार्गदर्शन में एक एकीकृत शासन व्यवस्था को जन्म दिया गया था, जिनकी शासन प्रणाली अत्यंत ही वैज्ञानिक थी, जो हजारों वर्षों के बाद अंग्रेज सरकार के द्वारा भी अपनाया गया था। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत की जो राजनीतिक एकता है वो एक बार फिर से टूट जाती है और मौर्यों के तत्काल बाद कोई अखिल भारतीय साम्राज्य या कोई विशाल साम्राज्य उभर करके सामने नहीं आता है, बल्कि भारत के उत्तर और दक्षिण में छोटे छोटे राजवंश जो हैं वो स्थापित होते हैं। अगर हम मौर्य साम्राज्य के बाद भारत के राजनीतिक स्थिति को देखें तो इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं: पोस्ट मौर्यन पीरियड, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और फॉरेन इन्वेजन। पहले हम लोग देखें कि मौर्यों के ठीक बाद जो मगध वाले क्षेत्र में जहां की कभी मौर्यों का शासन था, वहां पर कौन सा वंश सामने आया? तो वो वंश था शुंग वंश। ठीक है, और शुंग वंश का शासन काल था 185 से लेकर के 75 बीसी। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और पुष्यमित्र शुंग ने ही इस शुंग वंश की स्थापना करने का काम किया था। तो खैर, उत्तर भारत में शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन आता है और ये दोनों ही ब्राह्मण वंश थे। ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा इस फॉर्मेट को देख लें हम लोग। दक्षिण भारत में जो राजवंश उभर करके सामने आता है वो था सातवाहन वंश, जिसके की संस्थापक सिमुक थे। और मौर्योत्तर काल में कई विदेशी आक्रमणकारी भी भारत आते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौर्यों के समय में जो आर्थिक तरक्की और आर्थिक उन्नति हुई थी, उस आर्थिक उन्नति को एक आधार प्रदान करने के लिए यातायात और परिवहन की भरपूर व्यवस्था की गई थी। और इसी क्रम में ताम्रलिप्ति, जो कि बंगाल में है, ताम्रलिप्ति से एक रास्ता मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र आती थी और फिर वहां से होते हुए ये पश्चिमोत्तर भारत मतलब कि नॉर्थ वेस्ट की ओर जाती थी। ये 1300 माइल पूरा एक लंबा राजमार्ग था, जो कि मौर्यों के समय में मुख्य सड़क थी। और जब मौर्यों की सत्ता कमजोर हुई तो इसी मार्ग का इस्तेमाल विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए किया और मौर्योत्तर काल में एक के बाद एक क्रम से कई आक्रमणकारी भारत आए। उनके क्रम को याद रखने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को याद करेंगे, HSP के, जिसको कि सामान्य तौर पर हस्पक पढ़ सकते हैं। ह मतलब H, ये हिंद यूनानी, जिनको कि अंग्रेजी में इंडो ग्रीक कहा जाता है। S का मतलब शक, P का मतलब पर्थियन, जिनको कि पहलव भी कहा जाता है, और K का मतलब कुषाण, इसमें कनिष्क जैसे महान शासक का नाम आता है। तो मौर्योत्तर काल में जो आर्थिक उन्नति हुई उसके फलस्वरूप जो मार्गों का निर्माण किया गया, वही मार्ग बाद में मौर्यों के पतन के बाद विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मार्ग का काम करते हैं, रास्ता का काम करते हैं
और हस्तक, जैसा कि आप इसका फुल फॉर्म देख रहे हैं, इस रूप में आक्रमण होता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मौर्योत्तर काल में आने वाले विभिन्न आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है, तो इससे आपको वो सही क्रम मिल जाएगा। अब हम लोग मुख्य रूप से इस टॉपिक पर ही रहेंगे। जैसा कि शुरुआत में आपको बताया कि हम लोग को यहां पर शुंग वंश करना है, तो हम लोग शुंग वंश पर ही फोकस करेंगे, उसी के संदर्भ में जानने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि शुंग वंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो शुंग वंश की जानकारी के स्रोतों को अगर देखिए हम लोग, तो इसके महत्वपूर्ण स्रोत में हर्षचरित, जो कि बाण भट्ट की रचना है, महाभाष्य पातंजलि की रचना है, मालविकाग्निमित्र, ये कालिदास की रचना है, आप सब निश्चित तौर पर जानते होंगे। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, दिव्यावदान ये महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जो कि जानकारी देता है शुंग वंश का। पुराण, हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि खारवेल का अभिलेख है। इसके अलावा सांची, बोध गया और बहारहुत, ये जो यहां के स्तूप थे वो भी जानकारी देते हैं शुंग वंश के संदर्भ में। और इसके अलावा एक और अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो शुंग वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोतों को एक बार फिर से देख ले। हर्षचरित, महाभाष्य, मालविकाग्निमित्र, दिव्यावदान, पुराण, हाथी गुम्फा अभिलेख, सांची, बोध गया और भारहूत स्तूप। इसके अलावा धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो ये शुंग वंश की जानकारी के स्रोत हैं। अब अगर ये आपको पता हो गया हो, तो अगर उनकी जानकारी के स्रोत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश, इनके जाति को लेकर के विद्वानों में मतभेद की स्थिति है। विद्वान अलग अलग जाति की मानते हैं। तो इनकी जाति को अगर देखें, शुंगों की जाति को, तो इतिहासकार हर प्रसाद शास्त्री इनको पारसी जाति का मानते हैं, पारसी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इनके नाम के साथ मित्र लगा हुआ है और पारसियों के नाम के साथ सामान्यतः मित्र लगा होता है, इसीलिए इनको हर प्रसाद शास्त्री ने पारसी कहा है। जबकि दिव्यावदान, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, दिव्यावदान शुंगों को मौर्य कहता है। लेकिन वास्तव में इनकी जो जाति थी वो ब्राह्मण जाति थी। और जैसा कि कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र में शुंगों को बैंबिक गोत्र का, बैंबिक यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बैंबिक गोत्र का ब्राह्मण माना गया है। तो ये ब्राह्मण जाति के थे, ये कमोबेश स्पष्ट होता है। बाद के एविडेंसेज भी इस ओर ही इशारा करते हैं कि जो शुंग थे वो ब्राह्मण थे। ठीक है, तो इनकी जाति को लेकर के ये मत भले ही हो, लेकिन वास्तव में ये बैंबिक गोत्र के ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। और जैसा हम शुरुआत में बताए थे कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना की थी। इनकी जो शुंग वंश थे, इनकी दो राजधानियां थी। ठीक है, एक तो पाटलिपुत्र और दूसरा विदिशा, जिसको कि बेसनगर भी कहा जाता है, जिनको कि बेसनगर भी कहा जाता है। ये दो राजधानियों का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है,
हड़प्पा काल में भी आपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के दो राजधानियों के तौर पे देखा है। तो दो राजधानियां इनकी भी थी, पाटलिपुत्र और विदिशा। इस वंश के जो संस्थापक है पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग के समय का सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो है यवनों का आक्रमण। यवनों का आक्रमण ये पुष्यमित्र शुंग के समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना माना जाता है और संभवतः ये आक्रमण दो बार हुए थे। पहला आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था और दूसरा आक्रमण मिनांडर के द्वारा या मिनांडर के नेतृत्व में हुआ था। ये जो यवन आक्रमण हुए हैं इसकी जानकारी के अगर स्रोत देखें तो इसकी जानकारी के मुख्य रूप से तीन स्रोत हैं, गार्गी संहिता, महाभाष्य और तीसरा मालविकाग्नि मित्र। ये तीन स्रोत हैं जो यवनों के आक्रमण के संदर्भ में जानकारी देते हैं या फिर बतलाने का काम करते हैं। यहां मिनांडर के संदर्भ में एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आता है जिसको कि हम लोगों को जान लेना चाहिए। मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो बौद्ध धर्म से संबंधित वार्तालाप है उसकी जानकारी मिलती है मिलिंद पन्हों से। मिलिंद पन्हों ये पाली भाषा में लिखी गई है और मिलिंद मिनांडर को ही कहा गया है, मतलब कि मिनांडर का नाम मिलिंद भी था। ये इस किताब से या इस ग्रंथ से स्पष्ट होता है। तो यवनों को हराने का काम किया था पुष्यमित्र शुंग ने और पुष्यमित्र ने यवनों को जो पराजित किया था इस बात की जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है, क्योंकि वहां पर मेंशन है कि यवनों को हराने की खुशी में उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। दूसरे अश्वमेध यज्ञ में पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे वो थे पातंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए जिसके पुरोहित थे, तो पुरोहित पातंजलि थे। यहां पर एक और बात जान लें कि धनदेव के अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग को सेनापति कहा गया है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में पुष्यमित्र शुंग सेनापति के नाम से जाना जाता है और यवनों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। मालविकाग्नि मित्र से 2 कैरेक्टर हैं, मालविका और अग्निमित्र, जिसमें जो मालविका है वो विदर्भ की राजकुमारी है। मालविका विदर्भ की राजकुमारी है और अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। मालविकाग्नि मित्र से जानकारी मिलती है कि अग्निमित्र का विदर्भ के शासक यज्ञसेन के साथ युद्ध होता है और इस युद्ध में यज्ञसेन पराजित होते हैं और अग्निमित्र की जीत होती है। अग्निमित्र के जो सेनापति थे उनका नाम था वीरसेन। ठीक है, और जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं मालविका और अग्निमित्र 2 कैरेक्टर हैं। ये विदर्भ की राजकुमारी है और वो शुंग वंश के राजकुमार हैं और इन दोनों को ही इस नाटक का पात्र बना करके कालिदास ने अपने इस रचना को पूरा किया है। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण धर्म का था, ब्राह्मण धर्म को मानता था, इसलिए या इस कारण से कई सारे जो बौद्ध साक्ष्य हैं वो पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी मानते हैं। दिव्यावदान और तिब्बती इतिहासकार तारकनाथ उसको बौद्ध धर्म का विरोधी कहते हैं, उसको
स्तूपों का विनाशक कहते हैं। और यह भी कहा जाता है कि सियालकोट या साकल में पुष्यमित्र शुंग ने यह घोषणा किया था कि अगर कोई उसको बौद्ध भिक्षु का सिर ला करके देगा तो उसको उपहार स्वरूप 100 दिनार दिए जाएंगे। लेकिन यह बात उचित प्रतीत नहीं होती है। यह सच है कि वह ब्राह्मण धर्म को मानता था और उसने प्राकृत भाषा, जो इसके पहले भाषा थी, प्राकृत भाषा के स्थान पर संस्कृत को राजभाषा बनाया था और बौद्ध धर्म के स्थान पर वैदिक धर्म को राजधर्म घोषित किया था। तो दरअसल पुष्यमित्र शुंग के समय में हिंदू धर्म का रिवाइवल या पुनरुत्थान होता है और यह बदलाव दिखता है कि प्राकृत की जगह संस्कृत और बौद्ध धर्म की जगह वैदिक धर्म। लेकिन सिर्फ इन आधारों पर ही यह मान लेना, जैसा कि बौद्ध साक्ष्य कहते हैं कि वो बौद्ध धर्म का विरोधी था, यह उचित बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि अगर वो बौद्ध धर्म का विरोधी होता तो उसके समय में ही बोध गया और सांची के जो स्तूप थे इसकी मरम्मत कराई गई थी, इनका जीर्णोद्धार कराया गया था। जाहिर सा बात है कि अगर वो उसका मरम्मत या उसका जीर्णोद्धार कर रहा है, उसका रिनोवेशन करवा रहा है, तो बौद्ध धर्म का वो विरोधी नहीं हो सकता। अगर होता तो ये काम नहीं किया गया होता। इसके अलावा भारभूत स्तूप का जो रेलिंग है, उस रेलिंग पर लिखा हुआ है शुंगन रजे, मतलब शुंगों के राज्य में या शुंगों के समय। इसका मतलब यह हुआ कि भारभूत स्तूप का जो रेलिंग है उसका भी निर्माण शुंगों के समय में ही किया गया। ऐसी स्थिति में उसको बौद्ध धर्म का विरोधी मानना कहीं से भी उचित नहीं होगा। फिर बता दें कि इसके समय में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान अवश्य हो रहा है। पुष्यमित्र शुंग के बाद जैसा कि अग्निमित्र, इनके विषय में इतिहास में और कुछ ज्यादा बताने योग्य बात तो है नहीं। इस वंश के, मतलब कि शुंग वंश के जो 9वें शासक थे, 9th शासक थे, उनका नाम था भागभद्र। और भागभद्र के समय में तक्षशिला के नॉर्थ वेस्ट, तक्षशिला के शासक एंटी याल्कीडास ने हेलियोडोरस को राजदूत बना करके और भागभद्र के दरबार में भेजने का काम किया था। तो हेलियोडोरस राजदूत बनकर के शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आता है। ये जो हेलियोडोरस था ये भागवत धर्म को अपना लेता है और हेलियोडोरस का जो बेस नगर का अभिलेख है, जहां की गरुड़ ध्वज स्थापित है, ये बेस नगर का अभिलेख भारत में भागवत धर्म का पहला साक्ष्य उपलब्ध कराता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राचीन भारत में विदेशियों का आक्रमण होता है, लेकिन समय के साथ इन विदेशी आक्रमणकारियों ने भारतीय धर्म को, भारतीय संस्कृति को और भारतीय सभ्यता को अपना लिया और बिल्कुल वो हमारी सभ्यता के साथ आत्मसात कर लिए जाते हैं। जैसे कि नागसेन ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपना लिया और उसके बेस नगर के अभिलेख जो हैं वो भागवत धर्म के पहला साक्ष्य भी प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो शुंग डायनेस्टी में इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसके सोर्सेस को याद कर लीजिए। पुष्यमित्र शुंग के समय में जो यवनों का आक्रमण हुआ, डेमेट्रियस और मिनांडर को याद कर लीजिए। उन आक्रमणों का स्रोत जो साधन है वो आपको याद हो गया होगा इस टॉपिक के बाद, ठीक है। इसके अलावा धनदेव के अयोध्या अभिलेख में उसको सेनापति कहा गया है। मालविका अग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र, मालविका विदर्भ की राजकुमारी,
ठीक है, बौद्ध धर्म विरोधी माना गया है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य उसको बौद्ध धर्म विरोधी साबित नहीं करते हैं। और फिर भागभद्र, हेलियोडोरस और इनकी अल्किडास को आप याद कर लीजिए। भागवत धर्म पे, भागवत वैष्णव धर्म पर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहेंगे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो भागवत वैष्णव धर्म के संदर्भ में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से टॉपिक से आपको अगर सुंग डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका कि शासनकाल पता नहीं हम शुरुआत में बोले हैं या नहीं बोले हैं, 185 से लेकर के 75 BC है, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, देखते रहें और अपना सुझाव देते रहें। धन्यवाद।